वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने मांग की कीमत लोच का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम मांग की आय लोच व मांग की तिरछी आड़ी लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की आय लोच का अर्थ अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की आय लोच कहलाता है। मांग की आय लोच के अर्थ से यह स्पष्ट है कि यहाँ जो प्रभावित करने वाला कारक है वो उपभोक्ता की आय है। तो आय में जो परिवर्तन होगा उसके कारण जब वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो वह मांग की आय लोच कहलाएगा। आय लोच और विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में यदि हम देखें तो सामान्य वस्तुओं में आय लोच धनात्मक होती है। धनात्मक का अर्थ हमने पहले स्पष्ट किया था कि धनात्मक से तात्पर्य है दो चरों के मध्य धनात्मक संबंध अर्थात एक ही दिशा में संबंध। तो सामान्य वस्तुओं में आय लोच धनात्मक होती है। उपभोक्ता की आय यदि वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उसके फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि कर देता है। उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में कमी कर देता है। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय लोच सामान्यतः धनात्मक होती है। दूसरी वस्तुएं हीन या निम्न वस्तु जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ आय लोच ऋणात्मक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तब भी उपभोक्ता उस वस्तु की मांग मात्रा को नहीं बढ़ाएगा, उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। तो आय लोच ऋणात्मक अर्थात दोनों चरों में विपरीत संबंध होता है। तीसरा है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु के संदर्भ में कहा जाता है आय लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय में जितनी वृद्धि होती है उपभोक्ता उससे अधिक मांग मात्रा की मांग करता है। आवश्यक वस्तुओं में आय लोच कम होती है। इकाई से कम का अर्थ है वो कम प्रभावित होती है। इकाई से अधिक और इकाई से कम को मुख्यतः एक संदर्भ में देखा जाता है कि मांग की जो लोच है वो प्रभावित करने वाला कारक से कितना प्रभावित हुई है। तो आय लोच इकाई से अधिक है यानी कि उसमें ज़्यादा परिवर्तन हुआ। आवश्यक वस्तु आय लोच इकाई से कम है, अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में कम परिवर्तन हुआ है, तो आय लोच इकाई से कम है। अति आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में आय लोच शून्य होती है, अर्थात आय में उपभोक्ता की आय में कितना भी परिवर्तन हो, वृद्धि हो या कमी हो, उपभोक्ता उसकी उतनी मांग मात्रा को क्रय करता रहेगा। तो अति आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में आय लोच सामान्यतः शून्य होती है। अब हम देखेंगे आय लोच की मापन की विधि, जो सामान्यतः सूत्र होता है। सूत्र आपका कीमत लोच के अनुसार ही है, बस यहाँ हमारा प्रभावित करने वाला कारक चर है वो बदल जाता है। तो EI बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन। सिंबॉलिक रूप में इसको लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा I अपॉन I। डेल्टा Q अपॉन Q I अपॉन डेल्टा I इंटू हो जाएगा, तो फाइनली अपना फॉर्मूला आ जाता है EI बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा I इंटू I अपॉन Q, जहाँ I है हमारा उपभोक्ता की आय, Q है वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा, डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा I उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो इस प्रकार मांग की आय लोच को सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। एक अन्य विधि है व्यय विधि। व्यय विधि का अर्थ है, व्यय विधि भी हम तीन अर्थों में देखेंगे, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात समान रहने पर मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई लेकिन उसने वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात उसी अनुपात में समान रखा, तो मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में 10% की वृद्धि हुई और उसने वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में भी 10% की वृद्धि कर दी। वस्तु के अनुपात में वही रखा, समान रखा, तो उसकी मांग की आय लोच इकाई के बराबर होगी।
सेकंड, आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात बढ़ता है तो मांग की आयलोच इकाई से अधिक होती है। आय में जितनी वृद्धि हुई और वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात यदि उससे अधिक हो जाता है तो मांग की आयलोच इकाई से अधिक होगी। तीसरा, आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात घटता है तो मांग की आयलोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम मांग की आयलोच का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मांग की आड़ी, तिरछी या प्रतिलोच। इसके तीनों ही नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। मांग की आड़ी, तिरछी और प्रतिलोच सिंबॉलिक रूप में इसको शो करते हैं EXY। संबंधित वस्तु से संबंधित होती है ये लोच, इसलिए इसको EXY, दो वस्तुओं के संदर्भ में EXY के रूप में शो करते हैं। एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण अन्य वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की प्रतिलोच कहलाता है। मांग की प्रतिलोच स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं से संबंधित है, जिनका अर्थ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मांग की प्रतिलोच से तात्पर्य है कि एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा वो आपकी मांग की प्रतिलोच कहलाएगी। सूत्र के रूप में हम इसको देखते हैं। वस्तु X की वस्तु Y के लिए प्रतिलोच बराबर होगी वस्तु X में की मांग मात्रा में प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु Y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम आगे सूत्र के रूप में देखेंगे। EXY डेल्टा QX अपॉन QX भाग डेल्टा PY अपॉन PY। डेल्टा QX अपॉन डेल्टा QX अपॉन QX इंटू PY इंटू PY। फाइनल फार्मूला हो जाएगा हमारा EXY डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY इंटू PY अपॉन QX। X वस्तु, Y वस्तु। तो PY का अर्थ है Y वस्तु की कीमत, QX का अर्थ है X वस्तु की मांग मात्रा, डेल्टा QX X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा PY Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो इस सूत्र के माध्यम से Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को देखा जाता है। तो प्रतिलोच के अंतर्गत हम दोनों वस्तुओं के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं। इसका सूत्र अन्य सूत्रों से थोड़ा सा अलग है। प्रतिस्थापक और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में इस लोच का हम अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापक वस्तुएं एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की समान आवश्यकता को पूर्ण करती है, अर्थात उपभोक्ता उन्हें एक के स्थान पर दूसरे को आसानी से बदल कर प्रयोग कर सकता है। जैसे उदाहरणतः चाय कॉफ़ी का लिया जाता है कि दोनों ही गर्म पेय पदार्थ है, तो यह चाय या कॉफ़ी उपभोक्ता की समान आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है, तो ये प्रतिस्थापक वस्तुएं कहलाएंगी। तो प्रतिस्थापक वस्तुओं की प्रतिलोच धनात्मक होती है। धनात्मक का तात्पर्य है कि प्रतिलोच धनात्मक यानी EXY इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। इसको हम देखते हैं कि यदि प्राइस ऑफ X है वो गिरती है तो उपभोक्ता क्वांटिटी ऑफ X बढ़ा देगा, सामान्यतः हमारा मांग का नियम है। लेकिन यदि X वस्तु की कोई प्रतिस्थापक वस्तु होगी तो जब X वस्तु की मांग मात्रा में कमी होगी तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग मात्रा को, X वस्तु की मांग मात्रा में कमी होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाएगी, तो दूसरी वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो QY इज़ लेस देन QY में कमी हो जाएगी। तो इन दो फैक्टर में यदि हम इन दो संबंध देखें तो X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो क्वांटिटी ऑफ Y में भी कमी होगी, अर्थात X वस्तु की कीमत में कमी होती है यदि उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होगी। तो एक वस्तु की कीमत और दूसरे की मांग मात्रा में धनात्मक संबंध हुआ, एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, इट मीन्स EXY इज़ ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। ऐसे विपरीत अर्थ में हम देख सकते हैं। अब आते हैं हम पूरक वस्तु पे। पूरक वस्तु में मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। EXY इज़ लेस देन 0। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो संयुक्त रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, अर्थात एक के बिना उनका दूसरे का महत्व नहीं होता है, तो दोनों की मांग एक दूसरे के साथ प्रभावित होती है। इस संदर्भ में देखा जाए X वस्तु की कीमत में कमी
देन क्वांटिटी ऑफ एक्स आपकी बढ़ गई। पर यदि एक्स वस्तु की कोई पूरक वस्तु होगी तो उस वस्तु की कीमत में भी कमी आएगी, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी। अर्थात दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध हुआ कि यदि पूरक वस्तु है तो एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, अर्थात दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध हुआ। प्रभावित फैक्टर के संदर्भ में आप प्राइस ऑफ एक्स देन क्वांटिटी ऑफ वाई के संदर्भ को देखेंगे तो ये धनात्मक और ऋणात्मक वाली स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच सामान्यतः ऋणात्मक होती है। तीसरा और लास्ट है अपना, असंबंधित वस्तुओं की प्रतिलोच शून्य होती है। असंबंधित अर्थात एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है तो उनकी प्रतिलोच सामान्यतः शून्य होती है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमने मांग की लोच के तीनों प्रकारों का अध्ययन किया है। कीमत लोच पर विस्तृत रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। आय लोच और प्रतिलोच का आपका कंसेप्ट अर्थ क्लियर होने चाहिए, सूत्र क्लियर होने चाहिए। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।